नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे हैं नामांकन प्रक्रिया के ऊपर, डिफरेंट विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया के ऊपर। पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो लागू किया गया है उसमें क्या बदलाव आए हैं और कैसे हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया, उसके नामांकन प्रक्रिया के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि देश के कई क्षेत्रों में फैले हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या नामांकन की प्रक्रिया है, कैसे हम लोग वहाँ दाखिला ले सकते हैं और किस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है या जो उसके कोर्सेज हैं दूसरे विश्वविद्यालय में जो पढ़ाए जाते हैं उससे अलग हैं। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही छात्रों की क्यों प्राथमिकता अगर दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन को दिया जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो छात्रों की प्राथमिकता होती है कि केंद्रीय विद्यालय में जाएं, तो क्या वहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है या वहाँ जो माहौल दिया जाता है उसके लेकर या और कौन सी बातें हैं, कौन सी विशेष बातें हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत सरकार के प्रयास की वजह से और शैक्षणिक शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की वजह से आज देश के हर प्रदेश में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर है। तो निश्चित तौर पे सभी प्रदेश के छात्र जो हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर चाहें तो एक जो प्रक्रिया है, टेस्ट की प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया फॉलो किया जाता है उसको फॉलो करके एडमिशन पा सकते हैं और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर सतीश कुमार। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में इतिहास शास्त्र पढ़ाते हैं, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय किस तरह से देश भर में काम कर रहा है उस पर भी इनकी पैनी नज़र रहती है। तो निश्चित तौर पर इनका अनुभव और ज्ञान हम लोग को लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। फॉर द लास्ट 2 years the situation and conditions in higher education in India was not very rosy. The kind of news were flowing in पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके की घटनाएं या समाचार पत्रों की सुर्खियों में जो बातें सामने आई वो यही थी जो बेचैन करने वाली थी। और जिस बात की वकालत हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने भी किया, प्रधानमंत्री ने भी पिछले कुछ महीनों पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय के एक संगोष्ठी में भाग ले रहे थे तो उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि दुनिया के 200 प्रसिद्ध विख्यात विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालय का नाम कहीं पर नहीं आता है। इसी तरह की खबर पिछले बार ये भी थी कि हायर एजुकेशन इज मूविंग आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोनों खबरें या दोनों इस तरह के परिवर्तन भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक शुभ संकेत नहीं माने जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी as it has been called by पंडित नेहरू इज़ द टेम्पल। द टेम्पल अगर है वहाँ पर डिवोटीज जाते हैं और डिवोटीज जाते हैं तो वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टुडेज़ इकॉनमी इज़ नॉलेज इकॉनमी और जिसमें भारत एक अग्रणी है, अग्रदूत है, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज एक नॉलेज बेस क्रिएट कर कर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज परिचर्चा का मुख्य केंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस से लेकर उसकी गुणवत्ता पर फोकस होगा कि आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय कैसे डिफरेंट है बाकी विश्वविद्यालयों से। आपने पिछले 2 दिनों में ये बातें गंभीरता से सोची समझी होगी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे भारत के प्रीमियर
यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे लिए जाते हैं। तो मैं आज अपनी बातें केंद्रीय विश्वविद्यालय तक सीमित रखूँगा। और ये निश्चित रूप से मैं बात की शुरुआत में कहना चाहूँगा कि कई ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और जिस तरीके से पढ़ाई या रिसर्च की सुविधाएं उन विश्वविद्यालयों में हैं, कई बार वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से बेहतर परिस्थितियां रिसर्चर और स्टूडेंट को प्रदान करते हैं। इसके कारण कई हैं जो चर्चा के दौरान ये बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होता कैसे, कौन सा है, क्या हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से भी इंगित होता है कि इट इज़ मेड थ्रू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के एक्ट के तहत इसे बनाया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत तत्वाधान में इसका इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, लेकिन स्टेट में होने के बावजूद भी इट इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। और कई बार ये परिस्थितियां सामने आती हैं कि भाई कई केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीति के भी शिकार होते हैं। इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर शुरुआत करते हैं कि आखिर हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीज़न एडमिशन का सीज़न है और आपके दिमाग में ये बातें बार बार उठ रही होंगी कि कहाँ पर हम एडमिशन लें जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो और हम अपने सफलता के मुकाम पर तेज़ी से आगे बढ़े। किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी स्टूडेंट का ये अहम प्रश्न इस मुकाम पर आकर खड़ा हो जाता है। और डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन इक्वली इम्पॉर्टेंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन की बात सोच रहे होंगे तो सामान्यतः एक दो अपवाद छोड़कर बाकी सभी जगह पर UG कोर्सेज नहीं होते। केंद्रीय विश्वविद्यालय में PG कोर्सेज से शुरुआत होती है, यानी आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप MA की पढ़ाई, MSc की पढ़ाई, MCom की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई के लिए आप एलिजिबल हैं। आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने कहीं से MA ऑलरेडी किया हुआ है तो आप MPhil में दाखिला ले सकते हैं। आप PhD में दाखिला ले सकते हैं अगर आपने नेट और JRF क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको PhD में भी दाखिला मिल सकता है। तो ये 3 कैटेगरी में छात्रों का एडमिशन केंद्रीय विश्वविद्यालय, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में होता है। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह सीज़न एडमिशन का है, तो सबसे सरल और सुलभ तरीका है पता करने का कि जिस भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर जो भी न्यूज़ और लोडेड हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसा कि अभी फ़िलहाल माहौल बना हुआ है, तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में और बाकी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में भी ऐड दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उस प्रक्रिया के तहत आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा और आपके हाथ से जानकारी फिसल गई तो आप उस विश्वविद्यालय के वेबसाइट से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रवेश के लिए वहाँ के न्यूज़पेपर में और बाकी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में ऐड दिए जा चुके हैं। साथ ही वेबसाइट पर भी खबरें वहाँ पर हैं कि आप अप्लाई करने के डेट कितने हैं
और उसके बाद फिर सभी हम जानते हैं कि महज अप्लाई करने से ही एडमिशन नहीं मिलता। केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर जगह एक टेस्ट होता है और उस प्रवेश परीक्षा में आपको अपना मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं। अगर तकरीबन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ही पैमाना अपनाया जाता है कि अगर एमए की पढ़ाई है तो एमए के लिए 10 सीटें रखी जाती हैं, एक्सेप्ट एमबीए में कुछ सीटें ज़्यादा हैं। उसी तरीके से अगर एमफिल में एडमिशन का मेरिट लिस्ट बनाने की बात है तो उसमें 7 रखा जाता है, 5 से 7। हमारे विश्वविद्यालय में 7 है और पीएचडी के लिए 5। उसमें रिज़र्व के लिए अलग कैटेगरी बटी हुई है और वो रिज़र्व कैटेगरी रोटेशन के आधार पर तय होता है कि अगर एससी एसटी के लिए है या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है या और बाई किसी कैटेगरी के लिए, तो उसी अनुपात में समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर इस साल अगर हैंडीकैप को दे दिया गया है तो हो सकता है कि वो रोटेशन में एससी को अगले साल दिया जाए, एसटी को अगले साल दिया जाए। तो ये प्रक्रिया है एडमिशन की कि आप टेस्ट में अपीयर होंगे। टेस्ट में अपीयर होने के बाद एमए का जो लिस्ट लगेगा, अगर उसमें आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो फिर आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद भी मेरिट लिस्ट नहीं बनती, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में एक अपना रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होगा, क्योंकि दे आर सपोज टू राइट डिजर्टेशंस, सो द मिनिमम क्वालिफिकेशंस, द मिनिमम एबिलिटी ऑफ ए रिसर्चर इज़ चेक्ड कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने आता है कि नहीं आता है। आप 500 शब्दों में जिस विषय पर भी वो इट बिकम्स टेंटेटिव, इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी कि जो टॉपिक आप इंटरव्यू के लिए 500 शब्दों में या 1000 वर्ड्स में आपने सिनॉप्सिस बनाया है, दैट इज़ द फाइनल। लेटर ऑन इट कुड बी चेंज, लेकिन आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को उसमें आंका जाता है और उसके आधार पर जो निर्धारित रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स हैं 60 और 40, उसके अनुपात में अगर मेरिट लिस्ट जो बनता है और उस मेरिट लिस्ट के अनुरूप अगर आप 7 के भीतर आते हैं तो आपका एमफिल में दाखिला तय माना जाएगा। और उसके बाहर अगर आते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट का प्रावधान है। अगर फर्स्ट लिस्ट वाले एडमिशन नहीं लिए तो फिर सेकंड लिस्ट वाले को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चलती है। अब प्रश्न यहाँ पर हम आपके सामने ये बनता है कि आखिर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का चयन क्यों करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय का चयन करने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ यू एनालाइज द डेमोक्रेटिक डिविडेंड्स and find out still almost every state has one central university, as we know. इसके बावजूद भारत के 95% almost 95% of the students they study in the state university, and all we know that state university is very crowded, very crowded. On the other hand, in whatever number 41, 42, recently the government has announced to initiate 5 new central universities in the minority dominated areas. तो वो संख्या फिर बढ़कर 46-47 चली जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में उनके भीतर जो एडमिशन के क्वांटिटी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, एमए में आपको 60 से 70, 80 बच्चे नामांकन के लिए मिलेंगे, कहीं पर तो 100 से भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वहाँ पर 10-15 से ज़्यादा आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। रिसर्च में 5 से 7 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उस क्वालिटी को कंट्रोल कर उनको एक सही रास्ते पर लाना एक मुहिम है
क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे तर्क यही है कि इक्वल एक्सेस टू ऑल, क्योंकि जहाँ पर नए केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे वहाँ पर खोलकर सरकार ने इस बात की ताकीद की, इस बात की व्यवस्था की कि जो कम्युनिटीज़ ज्योग्राफिकली और सोशली केंद्रीय विश्वविद्यालय से वंचित थे शिक्षा प्राप्त करने से, उनको एक्सेस मिले। लेकिन उस एक्सेस में भी मेरिट का प्रावधान निश्चित रूप से हो। ऐसा नहीं है कि उसे हमें भीड़ नहीं बनानी है। और जैसा कि पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ये परंपरा है कि हायर एजुकेशन इज़ हाईली पेड, एंड हायर एजुकेशन नॉट ओनली हाईली पेड बट इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, कि दोज हु वांट टू परस्यू द हायर एजुकेशन दे कैन ओनली पुट देयर हेड। बट हमारे यहाँ पर शिक्षा जगत की एक महत्वपूर्ण मुसीबत का है, या कहीं न कहीं पर नीति निर्माण में या सोच में तार्किकता का अभाव रहा है कि नीटिंग हम कहीं पर नहीं कर पाते हैं, और बच्चा पहले क्लास से देखते देखते आंधी तूफान की तरह साल दर साल गुजरता चला जाता है और वो पीजी तक पहुंच जाता है। और पीजी तक पहुंचने के बाद भी वो अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ पर हमारी पढ़ाई ख़त्म होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें पीजी की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसके कारण से गुणवत्ता में अद्भुत गिरावट आपको कई कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई देंगे। उसी गिरावट को रोकने के लिए, उसी उच्च शिक्षा की गति जो रुंधित हो गई थी, उसे दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की सोच सरकार के सामने जब भी जहाँ पर भी शुरू की गई, वो इसके पीछे कारण यही था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि आप ये देखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी को आप जहाँ पर भी देखेंगे तो वो इट बिकम्स अ वेरी लोकल फिनोमेना। इट इज़ बीइंग डोमिनेटेड और लिमिटेड बिटवीन 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो स्टेट की बात छोड़ दीजिए, गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर जितने भी शिक्षाविद हुए, उनका तर्क यही था कि इस मंदिर में हर समुदाय के लोगों को आने का मौका मिलना चाहिए, और वहाँ का वातावरण बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, जहाँ पर किसी तरह का विद्वेष और विभेद की बातें ना हो, ना वो जाति के आधार पर हो, ना धर्म के आधार पर हो, और न रीजन के आधार पर हो। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी कुछ चंद जिलों में सिमट कर रह जाता है और वहीं के बच्चे आकर पढ़ते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय इस चीज़ को भी रोकने की पूरी कोशिश करता है कि भाई हमारा कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर बना रहे, और उसको प्रमोट करता है कि हमारे क्षेत्र में अलग अलग राज्यों से लोग आकर पढ़ें, और अलग अलग लोगों को उसी अनुरूप एक ऐसा कल्चर देना जिससे कि समग्र विकास की परिकल्पना भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन क्यों करें, जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो सोशल साइंस का विषय हो या साइंस का विषय हो, साइंस में विशेष ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है, तो कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वो फैसिलिटीज़ आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो इंटरनेट की सुविधा हो, जेएस स्टोरेज हो या ई लाइब्रेरी हो। वो चीज़ें बड़ी मयसर से वहाँ पर होती भी हैं तो मिसमैनेज होती हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये सारी सुविधाएं बड़े ही प्रॉपर और सही अंदाज में सही जगह पर आपको दिखाई देंगी, और जिसका लाभ आप अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में, अपने गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं। और यही कारण है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी भी छात्र के लिए एक परिकल्पना हो सकती है कि हम क्यों न केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ें। और चौथी बात अगर हम कहें कि वाई इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी itself becomes important. The moment you utter the word कि I have done my PG or I have done my
MPhil or PhD from this and that central university, the person whom you are addressing, all of a sudden the respect generates. तो वो चीज़ें हैं कि आप जब किसी से बातचीत करते हैं पीजी करने के बाद या एमफिल या पीएचडी करने के बाद, जब अपना परिचय देते हैं, अपना बायोडाटा मार्केट में प्लेस करते हैं, तो वो मिनिमम क्रेडिबिलिटी की पहचान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बड़े ही अच्छे ढंग से होती है और आपका फ्यूचर कैरियर उसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। न केवल कागज़ कलम पर बल्कि आपकी स्किल में भी अगर आप 2 साल और 3 साल किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो उसमें भी बुनियादी परिवर्तन आपके स्किल में आता है, जो आप महसूस करेंगे कि हमने 2-3 सालों में बहुत कुछ सीखा है। हमारे 2-3 सालों में हमारे जीवन में कई नई बातें सामने आई हैं जो आगे चलकर हमको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो ये मुख्यतः कारण बन सकता है कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन या दाखिला क्यों लें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट बॉडीज़ थ्रू विच द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग गवर्न्ड और रन। उसमें एकेडमिक काउंसिल है, स्कूल बोर्ड है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इन तीनों बॉडीज़ में देश के एमिनेंट स्कॉलर को, एडमिनिस्ट्रेटर को शामिल किया जाता है। जो स्कूल बोर्ड होता है वो किसी पर्टिकुलर स्कूल से रिलेटेड होता है और उसके एक्सपर्ट जो भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है और सेमेस्टर में तकरीबन एक बार जरूर उनकी मीटिंग होती है और उस स्कूल से संबंधित पॉलिसी चेंजेस पर चर्चा होती है। छात्रों के एकेडमिक एक्सेलेंस को आगे बढ़ाने पर परिचर्चा होती है और उस पर नीतियाँ बनाई जाती हैं और उस बाद में चलकर वो स्कूल उसका अनुपालन करता है। उसी तरीके से आपका एकेडमिक काउंसिल है जिसमें पूरे विश्वविद्यालय के नीति निर्माण की प्रक्रिया पर परिचर्चा होती है और तकरीबन साल में 2 बार जरूर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है और उसके द्वारा यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण एजेंडे को कि किस विषय को प्राथमिकता देनी है, कौन से नए विषय खोले जाने हैं और जैसे नीति निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण बॉडी होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं और फाइनली इट हैज़ टू बी इंडोर्स्ड बाय द ईसी और इन तीनों बॉडी के समन्वय से केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना रास्ता, अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और नित्य नए मुकाम पर आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये प्रश्न आता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई की प्रक्रिया कैसी है, अलग अलग डिसिप्लिन में कैसी प्रक्रिया है और उसमें क्या अलग है जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से उसको अलग करता है। हम सभी जानते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी की बात जब करते हैं, अंतर्विषयक परिचर्चा संबंध, तो कहने के लिए कागज़ कलम पर सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी पीछे नहीं हटते कि भाई ये हमारा मुख्य आयाम है इंटरडिसिप्लिनरी। लेकिन कागज़ कलम से मैदान पर दौड़ाने की जहाँ तक बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर 2 साल में बच्चा कोई भी रिसर्च स्कॉलर अगर वहाँ पर पढ़ता है और इस बात की बखूबी आत्मसात करता है, न केवल समझता है बल्कि वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपने भीतर इंटरनलाइज करता है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तब वो सही मायने में वो सार्थक माना जाएगा। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि कई ऐसे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे जो इस बात की को आगे बढ़ाते होंगे, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में मैंने देखा
कि उसके जो फाउंडर वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक अद्भुत प्रक्रिया का निर्माण किया और वो इतना मजबूत था कि हिंदी के छात्र सोशल साइंस के विषयों पर रिसर्च करने के लिए तत्पर हो गए। न केवल रिसर्च करने के तत्पर हुए बल्कि परिचर्चा में आगे चलकर उन्होंने भाग लिया। तो केवल ब्लैक बोर्ड स्टडी के द्वारा नहीं, वहाँ पर कई उन्होंने नए प्रविधियों का जो एजुकेशन में एक नया आयाम कहा जा सकता है, उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की ऑफ द ब्लैक बोर्ड टीचिंग, कि परिचर्चा के द्वारा इनफॉर्मल तरीके से बच्चों में कैसे गुणवत्ता की वृद्धि की जा सकती है। तो हमने पिछले 2 सालों में वहाँ पर रहकर समझने और जानने की कोशिश की और हमें भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि सही मायनों में अगर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो केवल कहने से बातें नहीं बनेगी, उसे प्रैक्टिस में, पहले दिन से प्रैक्टिस में लाकर करना होगा। और जो विधि हमारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के फाउंडर वाइस चांसलर थे, उन्होंने जो विधि अपनाई वो बहुत ही तार्किक और वो सार्थक विधि थी। बच्चों को उसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद इन चीज़ों को समझ गए और कुछ ही महीनों बाद उनके जो विचार आते थे, जो उनके तर्क आते थे, वो उसी रूप में आते थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, चूँकि हमें मौका मिला और जाने और समझने का कई एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, वो वहाँ पर भी ये चीज़ें बखूबी लागू हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी ये बातें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बातें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में दिखाई दी, वो एक मॉडल हो सकता है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता केंद्रीय विश्वविद्यालय की है वो अंग्रेजी मीडियम की है। वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, the central universities which are located in the Hindi speaking areas, the student it draws from Hindi medium colleges and universities, and language is a bottleneck for them. भाषा उनके लिए एक मुसीबत और मजबूरी है, क्योंकि अभी से लेकर वो ग्रेजुएशन तक सब कुछ उन्होंने हिंदी में किया हुआ है। अचानक जब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो प्रवेश परीक्षा से लेकर सब कुछ इंग्लिश में उन्हें करना होता है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन उसका भी एक नमूना हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बड़ी ही इफेक्टिव तरीके से लागू करने की कोशिश की और वो मॉडल भी एक एडॉप्टिव मॉडल हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हमने देखा कि जो बच्चे इंग्लिश में बिल्कुल ही नहीं बोल सकते थे, उनको मंच दिया गया इनफॉर्मल तरीके से, और वो मंच साल में एक बार नहीं बल्कि महीने में ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए गए कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर अमुक विषय पर 10 मिनट बोलेगा, जिस तरीके से भी बोले वो बोलेगा। द मोमेंट a student gets the platform where not only the vice chancellor but all the faculty members of the different disciplines are listening to her, maybe in the first time she tatters, she faced a problem, but the second time she is much better and third time she is much better। और वो चीज़ें हमने देखी कि महीने 3-4 महीनों में वो बॉटलनेक ऑफ द लैंग्वेज बिकम्स डिलीटेड। और कई ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो एमए के स्टूडेंट हैं, they themselves found completely changed so far the language is concerned and they communicate to others। तो वो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोशिश अगर की जाए तो लैंग्वेज पर विजय पाई जा सकती है। और अधिकतर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति या जो भी शिक्षाविद हैं, भाषा राष्ट्रीयता
का कलह का कारण नहीं हो सकता। ये बातें हम सभी जानते हैं। और भाषा के आधार पर जो राजनीति वर्षों से हमारे देश में होती रही है वो बेकार की बातें हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी विदेशी भाषा, विशेषकर अंग्रेजी आप सीखते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप भले आप बहुत अच्छे लेखक ना बन पाएँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को अंग्रेजी में ना लिख पाएँ, लेकिन अगर इतनी भी क्षमता अगर आप में विकसित हो जाती है कि आप अंग्रेजी की किताबों को पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे हिंदी में लिख सकते हैं, तो ये अपने आप में भी एक उपलब्धि है। तो उससे भी आपकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर लिटरेचर हिंदी में कम है और वैसी परिस्थिति में आपको विवश होकर अंग्रेजी का शरण लेना पड़ता है। तो इसमें अगर आप एक चुनौती के रूप में लेते हैं लैंग्वेज को, इफ़ यू टेक एन एज चैलेंज एंड इफ़ यू फेस द चैलेंज, आई एम क्वाइट श्योर दैट विदिन 6 months or maybe in 1 year you will be in a completely in a position to not only understand but to read and write fluently। अंग्रेजी में आप अपने विचारों को रख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। और ये मॉडल हमारे विश्वविद्यालय ने बड़े ही सार्थक तरीके से इसे अपनाया है और उसे सफल कर कर दिखाया है। तो लैंग्वेज वाला बॉटलनेक भी, ये आप स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 सालों तक रह जाएंगे, इस मुद्दे पर कभी परिचर्चा नहीं होगी। मेरा 11-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस करीब स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच में, मैं इस अंतर को बाकायदा मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वातावरण नहीं होते। अगर आप कोशिश भी करना, कोई एक फैकल्टी मेंबर कोशिश भी अगर करना चाहे कि हम अंग्रेजी की गुणवत्ता को बच्चों में लागू करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो वो फेल कर जाता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं है उसे आगे बढ़ाने की। लेकिन वही बातें अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप लागू करना चाहें तो बखूबी उसे आप अपने विचारों को लागू कर सकते हैं। और कई केंद्रीय विश्वविद्यालय इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपनी आंखों से अपने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को मैं देख रहा हूँ, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ, जहाँ पर गुणवत्ता में लगातार बच्चों में वृद्धि हो रही है और वो अंग्रेजी की तरफ न केवल उन्मुख हो रहे हैं बल्कि वो उनमें लगाव की प्रवृत्ति भी आ रही है कि नहीं, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण खेमा है वो नॉलेज का। चूँकि नॉलेज के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर स्पाइन कहा जाए तो इट इज़ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आज कल तो इंटरनेट के ज़माने में ई लाइब्रेरी की बातें चल रही हैं। तो ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी दोनों के बीच एक ऐसा साधन जो रिसर्च स्कॉलर के लिए उपलब्ध हो कि जहाँ पर मधुमक्खियों की छत्ता की तरह भीड़ नहीं हो। एक किताबें हैं और उस पर 100 लोग लगे हुए हैं और वो किताबें जिरोक्स करते करते तक फट जाता है और वो जो नीडी है उसके पास पहुंच नहीं पाता। ये चीज़ें आपको सामान्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलेंगी। या ये कह लें कि वहाँ पर संख्या कम है या रिसर्च के लिए पर्याप्त संसाधन है, जिसके कारण से जो भी बच्चे, जो भी रिसर्च स्कॉलर वो लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं या लाइब्रेरी में अपनी अमुक विषय से संबंधित किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध होती है और उनके द्वारा किताबें लाइब्रेरी में आती हैं। यहाँ पर फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा की कि इस लाइब्रेरी को बनाने में एक व्यक्ति ने, जो फाउंडर कुलपति विश्वविद्यालय का था, इतनी रुचि ली कि आज मुझे गर्व होता है कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा लाइब्रेरी के मामले में इट इज़, अगर नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करें तो इट इज़ गोइंग टू हैव द बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। जितनी भी डिसिप्लिन्स अभी रन कर रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी रिसेंट बुक्स
चाहे वो भारत में छपी हों, चाहे अमेरिका में छपी हों, चाहे चाइना में छपी हों, वो किताबें 15 दिनों और 1 महीने के अंतर्गत हमारे लाइब्रेरी में होती हैं। जितने भी टॉप क्लास के जर्नल्स संबंधित हैं वो भी सारी चीज़ें उस लाइब्रेरी में होती हैं। तो इसके बिना कोई यूनिवर्सिटी आगे बढ़ भी नहीं सकता। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट हैज़ टू बी क्रिएटेड बिकॉज नॉलेज कम्स फ्रॉम अ गुड लिटरेचर एंड गुड लिटरेचर one has to arrange not only for the faculty members as well as for the students। तो वो चीज़ें केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में मुहैया होती हैं और उसके कारण से उनकी गुणवत्ता में, छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि लगातार होती है। और जब वो उसे पढ़कर बाहर निकलते हैं, मार्केट में आते हैं, तो वो मार्केट के भीतर जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा आगे ज़्यादा तीव्र होती हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण ये चीज़ें केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ है वो है स्किल डेवलपमेंट का। कई ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं जहाँ से व्यक्ति विशेष के गुणवत्ता का वृद्धि होता है। आप शहरों में देखते होंगे, मोस्ट ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, देयर आर मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस have been mushroomed to develop the skill of the students and they charge very hefty amount from their pocket। वो बहुत ही पिंचिंग होता है। 50,000-25,000 रुपये लेकर 15 दिनों और 1 महीने की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कई प्राइवेट सेक्टर वाले देते हैं और वो सच्चे अर्थों में उनका स्किल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो भी नहीं पाता है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक वातावरण चाहिए और उस वातावरण के भीतर ही उनका समग्र विकास हो पाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये वातावरण ज़्यादा एमिकेबल आपको दिखाई देगा कि बच्चे आपस में न केवल इंग्लिश में बातचीत करते हैं बल्कि उनको प्रमोट किया जाता है कि भाई आप विभिन्न बिंदुओं पर जो आज हमारी आर्थिक समस्या है, जो हमारी तकनीकी समस्या है, जो हमारी राजनीतिक समस्या है, उस पर परिचर्चा करें। उस परिचर्चा के दौरान कई चीज़ें उनके उभर कर सामने आती हैं और वो चीज़ें हैं कि भाई आप की अभिव्यक्ति की न केवल स्वतंत्रता बल्कि कैसे अपने आप को, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ मोर इफेक्टिवली, अपने विचारों को सही शब्दों में कैसे आंके कैसे रखें, वो चीज़ें आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न जगहों पर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि एक जो हमारे फाउंडर वाइस चांसलर थे वो कहा करते थे कि लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट अनलर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लर्निंग। अब कई ऐसी बातें हम समाज से सीख कर इंस्टीट्यूशन में आते हैं जो समाज के लिए ही न केवल बल्कि हमारे लिए भी जहर का काम करता है। कई ऐसे बायसनेस से हम पीड़ित होते हैं जिनको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। अनलेस अनटिल वी अनलर्न वी कैन नॉट लर्न। और जब तक अनलर्न नहीं करेंगे तो लर्न नहीं कर सकते, लर्न नहीं करेंगे तो हेल्दी सोसाइटी नहीं बनेगा। चाहे वो जाति के आधार पर विद्वेष की बातें हों, चाहे वो धर्म के आधार पर विद्वेष की बातें हों, चाहे महिलाओं के विरोध या विरुद्ध विद्वेष की बातें हों, ये सारी चीज़ें हम बचपन से समाज से सीखकर किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं और इंस्टीट्यूशन में आने के बाद भी वो विद्वेष की प्रक्रिया बनी रहती है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कर्तव्य क्या है कि उन सारे विद्वेष को, जो लर्निंग हमने सीखी है, अभी तक ईजाद की है, उनको सफाया करना। जब तक हम उनको सफाया नहीं करेंगे हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, और जब हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे तो एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट में, जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट में केवल अच्छे ड्रेस पहनना और जेल लगाकर टाई शर्ट लगा देने से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता।
तो ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जहाँ पर समग्र व्यक्तित्व का विकास की बातें कही जाती हैं, उससे स्किल डेवलपमेंट होता है, विद इनर कॉन्फिडेंस इज बीइंग जनरेटेड बाय your seniors, by the faculty members or by the leader of the institutions. एक वाकया याद आ रहा है कि परिचर्चा के दौरान एक हमारे विश्वविद्यालय के एक लड़का जो इकोनॉमिक्स का छात्र था, उसने बड़े ही सहज शब्दों में कहा कि मैं पहले बहुत ही हार्डकोर हिंदू हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद हमारे विचार बदल गए। वो एक मॉडल है, दिस इज एन एग्जाम्पल of any ideal institutions, कि किसी व्यक्ति के भ्रम, मतभेद, विद्वेष को इंस्टीट्यूशन उसे रिंस करता है, उसे साफ करता है और उसे एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में तब्दील करता है। तो ये सारी चीज़ें केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी और वो आगे उस समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पर हम परिचर्चा में ये बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। अच्छी बातें तो हमने बता दी कि एडमिशन का प्रोसेस ये है, बच्चों के साथ ये सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ नहीं हैं। कई चुनौतियों का सामना कई केंद्रीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं, विशेषकर जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय 16 जो 2009 में बने, वो कई जगहों पर कई विसंगतियों के शिकार हुए हैं। जैसे कि कई बार आप न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार राजनीति का शिकार बनता रहा और रंजिश केंद्र और राज्य के बीच के कारण से उसे ज़मीन मुहैया नहीं हो पाई और उसके कारण से वो लगातार उस ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जिससे विकास नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी बातें हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया हो, ज़मीन नहीं मिली हो, लेकिन जब एकेडमिक स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को देखेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल विकास हुआ है और बच्चों का नामांकन से लेकर कई एकेडमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन ये मुसीबत है, ये मुसीबत केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के साथ भी था। जो ज़मीनें दी गई वहाँ पर और उस ज़मीनों पर राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया जाने लगा, लोकल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाने लगा और एक जो बेहतर समाज बनाने की परिकल्पना थी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाके में है, सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है महेंद्रगढ़, वहाँ पर स्थापित किया गया। तो मकसद भी है कि पिछड़े इलाके में पिछड़े लोगों के बीच में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने की कवायद थी। उसी तरीके से गया भी बहुत नक्सल प्रोन एरिया माना जाता है, गरीबी बहुत, एससी का पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ ही दूरी पर वो उसकी सीमाएँ झारखंड और बाकी राज्यों से मिलती हैं। नक्सल एक्टिविटीज़ आज भी वहाँ पर तेज है। तो वैसे बिगड़ इलाकों पर जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करके सरकार ने एक संदेश भी देने की कोशिश की कि भाई जिन क्षेत्रों के लोग उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से दूर हैं वहाँ पर ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए और कोई भी भारतीय जो विद्यार्थी सोशल साइंस या साइंस का अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता हो, वो इस बात का मलाल उसके सामने ना हो कि हमारे द्वारा, देश के द्वारा अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं किए गए। लेकिन कई बार राजनीतिक हथकंडे को अपनाकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है और हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, जहाँ पर वो समवर्ती सूची में आता है। राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र के द्वारा संपादित होता है, लेकिन उसका जोग्राफिकल एरिया उस राज्य में होता है, तो वो राज्य की राजनीति उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो उन सारी चीज़ों से दूर हटने की कोशिश कई विश्वविद्यालयों ने बड़ी सफलतापूर्वक किया और न केवल बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने इन सारे समस्याओं को दूर किया, हमारे कुलपति जो फाउंडर कुलपति थे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उन्होंने बड़ी ही सद्बुद्धि के साथ
गांधीयन वे में पॉलिटिकल ओपोनेंट को डिफीट करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। न केवल उनका दिमाग जीता बल्कि हृदय भी जीता और बाद में चलकर उन्होंने इस बात को कबूल किया कि नहीं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय इस राज्य के, इस जिले के तरक्की और आगे बढ़ाने के लिए ही लाया गया है। तो उन लोगों ने इस बात को आत्मसात किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस जगह के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न केंद्रीय विश्वविद्यालय के चुनौती के सामने है, वो है क्वालिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। It is another very lingering problem which most of the central universities are facing। तो उसके कई कारण हैं। एक तो महत्वपूर्ण कारण ये सामने आता है कि जितने भी पुराने शिक्षक हैं और नई पेंशन स्कीम जो स्थापित की गई, तो दे डू नॉट वांट टू मूव आउट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, and once they do not want to move out from the parent organization, the scarcity of good faculty are lacking in most of the central universities of India. Moreover, those who have opened recently, और इस बात की कवायद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने की कि 50% से ज़्यादा पोजीशंस अभी भी भरे नहीं गए हैं। इसके पीछे कारण वही है और उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो पॉलिसी के लेवल पर जो चेंजेस लाए गए हैं, उसके कारण से ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। लेकिन संभव है कि भविष्य में जो मुख्य राज्य के मुख्य जगह पर वो विश्वविद्यालय नहीं है, तो कुछ अन्य इंसेंटिव दिए जाने चाहिए जिसके कारण से अच्छे शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों से इंस्टीट्यूशन का नाम होता है और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय को की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाना है। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या जो देखने में केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ भी आ रही है कि लोकल पॉलिटिक्स, जो एडमिशन के प्रोसेस हैं वो लोकलाइज होते जा रहे हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में था वो सिम्टम कई विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही डिट्रीमेंटल है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर ही अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन है। क्योंकि आप अगर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो वहाँ के नागालैंड के भी बच्चे आकर पढ़ें, वहाँ से सिक्किम के भी बच्चे आकर पढ़ें, तमिलनाडु से भी आकर पढ़ें, तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप करेगा और वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बेहतर परिस्थिति का निर्माण करेगा। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोकल फैक्टर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइनिंग एरियाज दे आर पुटिंग प्रेशर, और बाहरी दूसरे राज्यों से बच्चे कम आ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ है। तो इस पर भी हमको लगता है कि सरकार उचित ध्यान देगी कि ऐसी परिस्थितियां और ऐसे आयाम बनाए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों का माइग्रेशंस एक जगह से दूसरे जगह पर हो और उस तरह की परिस्थितियां बने कि जिससे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के निर्माण में सहायता मिले। अब फाइनली अगर हम ये बात यहाँ पर आकर एक मूल्यांकन के रूप में कहने की कोशिश करें कि आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो भारतीय शिक्षा जगत की खामी कह लें या भारतीय शिक्षा जगत की मजबूरी कह लें, हमारे यहाँ पर आज भी ये परिस्थिति नहीं है कि हम ये मान लें कि आपको एमए करने के बाद बिना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए हुए नौकरी मिल जाएगी, आपको रिसर्च कर लेने के बाद आपको बिना किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद नौकरी मिल जाएगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित है कि आपकी गुणवत्ता में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के रूप में मार्केट के सामने आएंगे, और जब एक कॉन्फिडेंट मार्केट के रूप में सामने आएंगे तो आपका प्रेजेंटेशंस, आपके सर्टिफिकेट और आपका हौसला बुलंद होगा, और जिस भी इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप भाग लेने की कोशिश करेंगे या जाएंगे तो उसमें सफलता मिलने की गुंजाइश कहीं पहले से ज़्यादा होगी। और
न केवल गुंजाइश बल्कि बाद में अगर वो नौकरी मिलने के बाद में भी अगर अपने करियर को और लगातार बेहतर बनाने की कवायद आप करेंगे तो क्योंकि एक अच्छा केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल आपको पढ़ाता है बल्कि आपके एक्सपोजर को बहुत आगे बढ़ाता है कि आपको दुनिया के कई चीज़ों को समझने बूझने की क्षमता में विकास होता है कि भाई हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम ये हमारे बस की बात है। ये जर्नल है, इस जर्नल में मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, मैं वहाँ पर न्यूज़पेपर में लिख सकता हूँ। तो ये सारे कई ऐसे एवेन्यूज़ आपके सामने खुलेंगे जो सामान्यतः स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में इन सारे सुविधाओं से आप वंचित रह जाते हैं। तो मुख्यतः मेरा सुझाव ये हो सकता है कि अगर आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर अगर आप कोशिश करना चाहते हैं एडमिशन का, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। नॉट ओनली फॉर ओन एरिया, यू गो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कि अगर आपको लगता है कि सुदूर प्रदेश में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रदान कर रहा है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको इन हाउस कैंपस प्रदान करेगा। सारे हॉस्टल की सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं जो कि नॉमिनल रेट पर होता है कि पूरे साल में 3,000-3,500 रुपये में आपको रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं। हेल्थ का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में भी हम कैंपस जो महेंद्रगढ़ में बना है वहाँ पर बच्चों से बहुत ही नॉमिनल फीस हॉस्टल में लिए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक इन हाउस माहौल पैदा करेगा जहाँ से आप अपने बेहतर करियर की मुकाम को तय कर सकते हैं। और मतलब कि जो अभी बात चल रही थी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज एडमिशन का, तो कुछ तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी में मिलकर अपना वो आवेदन आमंत्रित करते हैं, लेकिन अभी भी एक यूनिफाइड सेंट्रल सिस्टम है वो प्लेस में नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में हो जाएगा या क्या आप उस पर कहना है और उसका क्या लाभ है? अब क्योंकि लोकल जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि कई ऐसे जगह पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं जो फुल ब्लूम में नहीं है। देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन्स हैव बीन स्टार्टेड इन पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ अन्य डिसिप्लिन वहाँ पर खोले गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जॉइंट वेंचर कई बार काफ़ी लाभकारी होता है कि जो बच्चा अगर साइंस में अप्लाई करना चाहता है और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर वहाँ साइंस डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर उसे उस 10-12 जो नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं वो एडमिशन के प्रोसेस को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन कई बार वो थोड़ा सा खतरनाक ये भी हो जाता है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में और रहने वाले आप राजस्थान के हैं तो पता चलता है कि आपको विवश होकर राजस्थान जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अलग से जिस भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया है वहाँ पर ये बातें मालूम है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो हमें हरियाणा ही मिलेगा, उसी विषय में वहीं पर रहने की हमें सारी सुविधाएं। तो वो मानसिकता लोगों को कहीं प्रभाव में लाता है और वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो दो मॉडल हैं, ये बाइंडिंग नहीं है लेकिन कई जॉइंट वेंचर भी है, कई जगह पर अपना ऑटोनोमस डिसीजन है कि मैं अपना अलग एडमिशन प्रोसेस में जाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर तौर तरीका एक ही है कि कितने बच्चों को हमको लेना है, कितना आगे बढ़ाना है और वो इनटेक कैपेसिटी को लिमिटेड रखा गया है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हाई एजुकेशन। एक चीज़ देखा गया है कि जैसे कोई विद्यार्थी या स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उसका दाखिला है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है और फिर जाकर इसमें आवेदन करता है, उसमें पास होता है तो फिर एक ईयर ड्रॉप करके फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल जाते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में नहीं मिल पाया तो सेकंड ईयर में फिर देते हैं एग्ज़ाम और उसमें क्वालिफाई करते हैं तो हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, हम ये नहीं करेंगे, कई जगहों पर स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छे हैं, फैकल्टी भी अच्छा है, सारी सुविधा, लेकिन इट इज़ ओवर क्राउडेड and because of the overcrowd they most of the students do not get the access
to the minimum facilities which are desirable for any research scholar or any student. वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में होती हैं कि भाई हमें इंटरनेट की सुविधा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेटेस्ट जर्नल जो आने चाहिए वो यहाँ पर नहीं आता, किताबें नहीं आती। तो वैसी परिस्थिति में जब एक साल वो स्टेट यूनिवर्सिटी में रह हो चुका होता है, वो उसे बेहतर उस पीड़ा को जानता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है कि हम अपने किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हो गया तो वो मूव कर जाता है। तो हमको लगता है मूव करना वैसी परिस्थिति में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक साल गंवाने के बाद 2 सालों में जो कुछ वो सीखेगा वो उसके बाकी के जीवन के लिए वो ज़्यादा प्रेरणादायक और ज़्यादा उसे ठोस आधार प्रदान करेगा। एक बेहतर शिक्षाकर्मी या अपने जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहता है और बेहतर परिस्थितियाँ वो उसे प्रदान करेंगी, क्योंकि आखिर तो नॉलेज है दैट विल पे। वी ऑल नो द इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट हाई एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर सिस्टम का दोष मान लें या मानसिकता या परिस्थितियां इस तरह की रही हैं कि लोगों की बुद्धि पर तो शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोबेल प्राइज यहाँ के कई स्कॉलर। उत्तर प्रदेश से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मुझे मालूम करना है एमए में एडमिशन लेने के लिए डीयू में इसकी डेट ऑफ एंट्रेंस की जो डेट होती है वो निकल गई है क्या अभी अप्लाई कर सकते हैं? एमए का डेट तो शायद निकल चुका है। एमए अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं भारत के अन्य, तो वहाँ पर डेट अभी भी है, अभी तो हट आई है, अभी समय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेट खत्म हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर चेक करें और उससे पता चल जाएगा। जी सर, और बता रहे थे तो उनको अपना ईयर ड्रॉप करके करना चाहिए, है ना? हाँ, अगर बहुत हम ये तो नहीं कहेंगे कि डबल एमए करने की जरूरत है। दोनों में अंतर क्या है? जो अप्रोच का अंतर है या हाँ, अप्रोच का भी अंतर है, क्वालिटी का भी। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब कई जगहों पर केवल इंटरडिसिप्लिनरी की बातें जो होती हैं वो केवल कागज कलम पर होती हैं कि भाई हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं, सिलेबस उसी अनुरूप बनाया जाता है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पाता। और मैं यहाँ पर भी बताया कि अनुपालन का एक मॉडल केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा ने बड़े ही सफलतापूर्वक देश के सामने रखा है कि वहाँ के जो फाउंडर वाइस चांसलर थे उन्होंने इतने बारीकी से बच्चों के दिमागों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को दिलाया है कि आज वो हिंदी के बच्चे सोशल साइंस और सोशल साइंस के बच्चे लिटरेचर की बातें करते हैं। उन्होंने पेपर भी लिख, तो उनके भीतर आत्मसात उन्होंने कर लिया। राजस्थान से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फूड साइंस में एमटेक वगैरह के लिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कोर्स है? एंट्रेंस फूड साइंस में बीटेक के बाद में कोई आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्सेज हैं कहीं एमटेक वगैरह? बीटेक में एमटेक सर। एमटेक तो है जेएनयू में भी और दूसरे भी यूनिवर्सिटीज में है। हाँ, एमटेक जेएनयू में, और कई आप वेबसाइट पर देखें कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी हो सकता है कि एमटेक की पढ़ाई हो। गुजरात में भी है और एक नॉर्थ ईस्ट में जो ओपन हुआ है। आप ये पता कर लें वेबसाइट से कि ये साइंस का ये कोर्स वहाँ पर चलता है कि नहीं। हमारी दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, कहीं ना कहीं पर ये होगा। ओके, तो और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब खोजना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आप गूगल में डालेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, केवल इतना ही आपको टाइप करने से उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप इतना करके देख सकते हैं उसका टाइमिंग, उसका कौन कौन कोर्स चलाते हैं और क्या बातें हैं। बिल्कुल सही बात। और न्यूज़पेपर में तो आते ही रहते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर में वो आपको लेकिन बेस्ट तरीका और मोस्ट इफेक्टिव तरीका वही है कि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएं और वो लगातार अपडेट होते रहता है, सारी खबरें वहाँ पर होती हैं और उन खबरों के आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं और उसी अनुरूप आप काम कर सकते हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर सतीश कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।